हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस बाय प्रशांत में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जुबा शांति वार्ता एक नया टॉपिक है कि जुबा शांति वार्ता है क्या। तो सूडान, दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जुबा, ये उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है और उसी में हम कवर करेंगे आदिस अबाबा समझौता क्या रहा है उसके बारे में। तो पिछले महीने आप देखे होंगे मार्च में 25 तारीख को जो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में जो अपने देश की जो सरकार और विद्रोहियों के बीच जो शांति वार्ता स्थापित करने के लिए जो उनके रक्षा मंत्री थे जमाल एल्डिन उमर इब्राहिम का जो है डेथ हो जाती है। तो ये क्या रहते हैं, इनका एक क्या रोल रहा है एल्डिन का, उनको हम देखेंगे। तो मिस्टर एल्डिन यही हैं, आगे देखते हैं। तो अगर मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो उमर जो थे अपने देश की सुरक्षा परिषद के सदस्य भी थे और पिछले वर्ष से जो थे सैन्य और लोकतंत्र जो समर्थक थे उनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था, उनके बीच एक शांति वार्ता के लिए अपनी सत्ता को भी संभाले थे। और जो पूर्व तानाशाह जो उनके राष्ट्रपति थे उमर अल बशीर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व भी किया था कि एक तरह से जो बशीर थे उनका मानना था कि एक मिलिट्री रूल हो, पर इनका मानना था कि एक सैन्य शासन ना होकर एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक टाइप की कंट्री सूडान बने। और इसी वजह से जो है 2019 में विद्रोही समूहों के साथ वार्ता को सफल बनाने का प्रयास भी इनके द्वारा किया गया था। अब आ जाते हैं कि ये जो था जुबा जो है वो कहाँ पर है। तो जो इस शांति वार्ता का जो आयोजन हुआ था, जो दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा में, वहाँ पर आयोजित किया गया था और जिसका मेन उद्देश्य जो था राजनीतिक स्थिरता लाना है सूडान में। और राष्ट्रपति उमर अल बशीर जो सैन्य शासन के समर्थक थे उनको समाप्त करके जो है देश में लोकतंत्र की स्थापना करने में मदद करना है। ठीक है। और बात करें सूडान की, तो सूडान आप जानते हैं काफ़ी दिनों से जो है वह गृह युद्ध का शिकार हो रहा है। सूडान में कई वर्षों से आप देखेंगे कि हज़ारों लोग मारे गए हैं। और सूडान की अगर दारफुर शहर की बात करें तो इस क्षेत्र में आप 2000 के दशक में जो है बड़ा ही क्रूर तरीके से जो थे राष्ट्रपति अल बशीर के द्वारा जो है अपने ही नागरिकों का दमन किया गया था और जिसके कारण जो है उनके खिलाफ जो है आईसीजे यानी इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनके खिलाफ मुकदमा भी चला था। तो ये थे राष्ट्रपति जो है उस फिलहाल दक्षिण सूडान के। अब अगर सूडान के राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें तो 1 जनवरी 1956 को जो है वह ब्रिटिश से जो है आज़ाद होते हैं और सूडान में एक सत्ता को लेकर फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ जो था जो उत्तरी सूडान का इलाका रहता है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है और दक्षिण सूडान के लोग जो होते हैं वो ईसाई धर्म को मानने वाले रहते हैं। तो एक तरफ से मैसेज जाता है दक्षिण सूडान के लोगों में कि जो उत्तरी सूडान के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं वह देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे और हमारा यहाँ पर कोई भी रोल नहीं रहेगा। और इसी को लेकर वहाँ पर जो है उसी समय से गृह युद्ध भी छिड़ जाता है। कभी सेना के हाथ में सत्ता जाती है तो कभी अलग अलग तरीके से सत्ता का हस्तांतरण लोगों के बीच में होता रहता है। अब साल 1965 की अगर हम बात करें तो सूडान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है और एक मुस्लिम प्रभुत्व वाली जो है वहाँ पर सरकार आती है। लेकिन 1969 में इस मुस्लिम सरकार का जो है गफर मोहम्मद अल निगरी के नेतृत्व में तख्ता पलट कर दिया जाता है और निगरी जो रहते हैं वह सूडानी सोशलिस्ट पार्टी द्वारा एक दलीय शासन स्थापित कर देते हैं कि एक ही दल का अब यहाँ पर शासन होगा। तो ये थे जो है जिन्होंने तख्ता पलट किया, ये मिलिट्री जनरल थे, तो उनके द्वारा तख्ता पलट किया जाता है। अब आ जाते हैं हम कि क्या है आदिस अबाबा समझौता। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था तो निमरी के ही शासनकाल में जो है 1972 में इक्वाटोरिया की आंतरिक स्वायत्तता के लिए आदिस अबाबा समझौता हुआ था। तो आदिस अबाबा आप जानते हैं कि इथोपिया की राजधानी है, वहीं पर यह समझौता हुआ था जिसमें सूडान के जो दक्षिण प्रांतों में 17 वर्षों से जो गृह युद्ध जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह जो चीज़ थी वो काफ़ी दिनों तक नहीं चली। 1983 में क्या होता है, उत्तरी सूडान में मुस्लिम ब्रदरहुड जो संगठन था उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इसी को देखते हुए निमरी जो रहते हैं वह कानूनों को सख्त करते जाते हैं और एक प्रकार से इस्लामिक
कानून लाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं नीतियों के तहत जो आदिस अबाबा समझौता हुआ रहता है उसको निरस्त कर देते हैं और फिर से दक्षिण जो सूडान का दक्षिणी इलाका रहता है यानी दक्षिणी सूडान रहता है वहाँ पे फिर से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती हैं। तो ये जो था गृह युद्ध के टाइम की ये फिक है। फिर साल 1989 में जो है सूडान सरकार जो और दक्षिण प्रांतियों के बीच जो है युद्ध को समाप्त करने के लिए एक बातचीत फिर से शुरू की जाती है और उमर अल बशीर के नेतृत्व में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। अब एक तरफ से ये बातचीत करने के लिए गए थे लेकिन जो है सेना के सहयोग से ही जो है वहाँ पर तख्ता पलट कर देते हैं और ख़ुद को प्रेसिडेंट वहाँ का घोषित कर देते हैं। और 2003 में सूडान में दारफुर जो उनका पश्चिमी क्षेत्र में आता है वहाँ पर एक लिबरेशन मूवमेंट और जस्टिस ऑफ इंक्वायरी मूवमेंट द्वारा ये जो है वहाँ पर विद्रोहों का आरोप लगाया जाता है कि ये काफ़ी दमनात्मक रूप से यहाँ पर विद्रोह किया जा रहा है और इसी जो है फिर आगे चल के जो है सन 2004 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा कि सूडान सरकार दक्षिण के प्रांतों की अनदेखी कर रही है, यानी अपना जो दक्षिणी क्षेत्र है दक्षिणी सूडान है उनकी अनदेखी कर रही है और दारफुर क्षेत्र में जो है वो काफ़ी वहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, जो है उनके द्वारा जो है सही तरीके से वो कार्य नहीं किया जा रहा है। फिर साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अल बशीर के खिलाफ जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और वहाँ पर उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह अपने ही देश के नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं और काफ़ी सारे अपराधों में उनको शामिल किया गया। फिर जनवरी 2011 की अगर बात करें तो दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया और फिर आप देखेंगे कि 9 जुलाई 2011 को सूडान दक्षिणी सूडान एक नए देश के रूप में गणराज्य के रूप में बना। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता तो आबियाई एक जो क्षेत्र है उस पर उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान को लेकर फिर से आपस में जो है वो युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इनके खिलाफ जो है वह मुकदमा चलाया गया था राष्ट्रपति के खिलाफ जो है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं भारत सूडान संबंध क्या रहे हैं। तो अगर भारत सूडान संबंधों की अगर हम बात करें तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम हम देखें तो जो सिंधुवासी रहते थे जो अरब सागर और लाल सागर के जरिए जो है सूडान से अपना ये व्यापार करते थे। और 1935 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी जब जो है इंग्लैंड के लिए जा रहे थे तो सूडान के ही बंदरगाह पर उन्होंने कुछ देर रुके और जो वहाँ की भारतीय समुदाय थे जो है उनके द्वारा बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है महात्मा गांधी जी का द्वारा। अब 1941 में क्या होता है कि भारतीय सैनिकों द्वारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम जो है सूडानी सेना के साथ मिलकर जो है केरेन की एक निर्णायक लड़ाई थी उसमें साथ देती है, ठीक है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब साल 1953 में सूडान का पहला संसदीय चुनाव होता है और उस चुनाव में जो है भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो रहते हैं सुकुमार सेन जी द्वारा आयोजित कराया जाता है। और वहीं वर्ष 1956 में जब वहाँ पर सूडान को जब स्वतंत्रता मिलती है के बाद जो 1957 में जो पहला उनके यहाँ चुनाव हुआ वो भारतीय चुनाव आयोग के नियमों के द्वारा ही वो अपने यहाँ आयोजित कराए जाते हैं। तो ये सुकुमार सेन जी की तस्वीर है। हाँ, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत संबंधों में तो तेल और नेचुरल गैस के सहयोग पर 2010 में खार्तूम शहर में जो है सूडान में भारत और सूडान के बीच पहली बैठक हुई थी और भारत सूडान के साथ मिलकर जो है स्वास्थ्य चिकित्सा और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग करके वो अपने देश सूडान के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं भारत और सूडान संबंधों से जुड़ी हुई। अब सूडान का अगर भौगोलिक हम परिदृश्य की बात करें तो सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। अगर आप मैप में आप उसको देखेंगे तो आपको दिखेगा। और उत्तर की बात करें उत्तर में उसके मिस्र है, पूर्व में अगर हम जाएँ तो लाल सागर, पूर्व में ऑस्ट्रिया है, इथोपिया है, उत्तर पश्चिम में लीबिया से ये घिरा हुआ है। और अल्जीरिया के बाद और पूर्वी कांगो के बाद जो है सूडान जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है वो देश है। अब आ जाते हैं अब
वाइट नील और ब्लू नील के बारे में बात की तो इथियोपिया से निकलने वाली ब्लू नील और मध्य अफ्रीका झीलों से निकलने वाली वाइट नील जो है वो जब यही जो खार्तूम शहर है वहीं पर आके मिलती है और वहीं से नील नदी का निर्माण करती है जो उत्तर की ओर मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। अगर संसाधनों की हम बात करें सूडान के, तो सूडान पेट्रोलियम के प्रमुख संसाधन है उसके पास। क्रोमियम, अयस्क, तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक, चांदी, सोना, टंगस्टन जस्ता जैसे चीज़ों का उसके पास अकूत भंडार है। तो ये साधन संपन्न एक प्रकार से देश है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।